जब बात होती है बिहार स्टेट की, तो हमें देखने को मिलता है कि स्टेट का बहुत ही रिच डाइवर्सिटी, रिच हेरिटेज देखने को मिलता है। बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज ऐसे रहे हैं जिनका जो जन्म हुआ है वो बिहार के अंदर हुआ है। बिहार की जो अपनी भूमि है वो अपने फर्टाइल प्लेन्स के लिए भी जानी जाती है एंड साथ साथ अपने कल्चर के लिए भी। पर एक बहुत बड़ी समस्या हमें हर साल बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है, वो है आपके बिहार के फ्लड्स। लगभग हर साल ये सिचुएशन आती है कि इस तरह की पिक्चर्स हमारे सामने होती हैं जहां पर बिहार के बहुत सारे एरियाज के अंदर हमें फ्लडिंग देखने को मिलती है। अगर दोस्तों बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी एग्जाम के अंदर पिछले 10 साल में 4 बार फ्लडिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। आज के सेशन के अंदर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर फ्लड्स आते क्यों हैं बिहार के अंदर भी एंड इन जनरल भी अलग अलग एरियाज के अंदर। आज के सेशन के अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको केस स्टडीज देखने को मिलेंगी, बहुत डेटा होगा जो कि आपके यूपीएससी के कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए काफी रहेगा। दोस्तों अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू से इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ ले पाओगे। अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पाओगे। ये जो मैप है इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत देश का लगभग 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया वो कहीं ना कहीं फ्लड प्रोन एरिया है। यहां पर आप ग्रीन कलर के अंदर जो नोटिस कर पा रहे हो, यहां पर हमें फ्लड्स की काफी इंटेंसिटी कई बार देखने को मिलती है। एंड खासकर अगर मैं बात करूं तो बिहार, असम, आपका वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा फ्लड्स देखने को मिलते हैं। इवन आपका ओडिशा एंड आपका उत्तर प्रदेश, यहां पर भी आपको काफी भारी मात्रा में साल दर साल फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको डेटा के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा फ्लड्स की, तो जब हम बात करते हैं ना दुनिया भर के ऊपर जो सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलता है वो तो आपका वाइल्ड फायर्स हैं। पर वाइल्ड फायर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड मोस्ट वाइड स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर वो कोई और नहीं बल्कि आपका फ्लड्स ही बन जाता है। अब फ्लड्स को समझने के लिए हमें कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए। उनमें से एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर रिवराइन फ्लडिंग की। अब आखिर ये रिवराइन फ्लडिंग क्या होती है? देखिए इस पिक्चर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपकी एक नॉर्मल कंडीशन जिसको हम आम जिंदगी बोल सकते हो। अब आम जिंदगी में क्या होता है, कुछ आपका इस तरह से कोर्स रहता है आपके रिवर का, बिल्कुल ठीक बात है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो आपके रिवर्स हैं या जो आपकी स्ट्रीम्स हैं वो अपने बैंक्स को ना ओवरफ्लो कर जाती हैं, जैसा कि आप दूसरे पिक्चर में नोटिस कर पाओगे। इस तरह के फ्लड्स को हम बोलते हैं रिवराइन फ्लड्स, जब रिवर या स्ट्रीम ने अपने बैंक्स को ओवरफ्लो कर दिया। प्लस एट द सेम टाइम इसके आसपास का जो रिवराइन फ्लड्स के जो आसपास का जो रीजन है उनको हम जानते हैं एज फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन कुछ नहीं हुआ, जो भी लैंड आपके रिवर के सराउंडिंग है ना उस लैंड को ही हम बोलते हैं फ्लड प्लेन के नाम से। तो आई होप आपको रिवराइन फ्लडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कोस्टल या एस्चुराइन फ्लडिंग के बारे में। अब इसको भी हम एक पिक्चर से समझते हैं। देखो यहाँ पर ये ना आपका एक कोस्टल रीजन आपका हो गया। अब होता क्या है, जब कोई बहुत बड़ा स्टॉर्म या लेट से कोई सुनामी आ जाती है, उससे कहीं ना कहीं जो होता है, जो सी होता है ना वो इनलैंड रशियन करने की कोशिश करता है। ऐसी फ्लडिंग को हम कोस्टल या एस्ट्राइन फ्लडिंग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको टर्मिनोलॉजीज के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम समझते हैं कि फ्लडिंग इन जनरल के कॉजेस क्या रहते हैं। देखो सबसे बड़ा कारण जो रहता है वो आपका हैवी रेनफॉल ही रहता है। अगर मान लो जैसे किसी रिवर वाले एरिया के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस रेनफॉल देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी तो यहाँ पे रिवर में पहले ही था, पर अगर बहुत हैवी लेवल के ऊपर रेनफॉल होती है तो डेफिनेटली इट्स इंटेंस रेनफॉल की वजह से जो पानी होगा वो अपने बैंक्स को ओवरफ्लो कर जाएगा। तो जब बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हैवी रेनफॉल होगी, वो सबसे बड़ा कारण बनता है आपके फ्लडिंग का। इसके साथ ही साथ पिछले कई दशकों के अंदर हमने एक चीज नोटिस करी है, वो है आपके स्नो का मेल्ट होना, जिसको हम जानते हैं रैपिड स्नो मेल्ट के नाम से। देखो स्नो तो वैसे भी मेल्ट होती है, पर ये जो उसकी स्पीड है ना मेल्ट होने की, बिकॉज ऑफ वार्म टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत हैवी लेवल के ऊपर इंक्रीज हो चुकी है। अब उस वजह से क्या होता है, स्नो मेल्ट होती है। स्नो मेल्ट होने की वजह से हमारे ये जो फ्लड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपके फ्लडिंग का। इसके साथ ही साथ दोनों पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट हमारा है विद रिगार्ड्स टू आपका स्टॉर्म सर्ज। अब स्टॉर्म सर्ज भी आप यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। अब आप नोटिस करते हो कई बार अलग अलग रीजन्स के अंदर आपके हरिकेन्स, आपके साइक्लोन्स, टाइफून, जो भी आप कहना चाहते हो, ये हमें देखने को मिलते हैं।
अब इनकी वजह से जो भी आपकी हाई वेव्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके हरिकेन्स की वजह से कॉज होती हैं, वो कोस्टल एरिया के अंदर क्या करती हैं, जो भी आपके लो लाइंग एरियाज होंगे उनके अंदर बहुत मैसिव लेवल पे पानी लेकर आ जाती हैं। बेसिकली टाइड तो पहले से थी, पर कहीं ना कहीं इस साइक्लोन, इस हरिकोन की वजह से यहाँ पर हमें एक स्टॉर्म सर्ज देखने को मिला, जिसकी वजह से पानी इनंडेट कर देता है आपके लो लाइंग एरियाज को। तो दैट बिकम्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड आपका फ्लडिंग। इसके अलावा चौथा बड़ा रीजन आपका सुनामी बन जाता है। सुनामी आप जानते होंगे कहीं ना कहीं आपके जो भी अंडर वाटर आपके जो अर्थक्वेक्स आते हैं, राइट, या फिर किसी तरह की कुछ वॉल्केनिक eruption होती है, उसकी वजह से जो सुनामी आई, उस सुनामी ने कहीं ना कहीं कोस्टल एरियाज के अंदर खासकर आपकी फ्लडिंग कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे आप एग्जांपल इस तरह के देखते रहते हो कि कोस्टल एरियाज के अंदर आपके इस तरह से सुनामी की वजह से आपकी फ्लडिंग हो सकती है। क्या सर कुछ और भी कारण है? हाँ जी बिल्कुल, एक मेजर कारण बनता है आपका आइस डैम्स। आइस डैम्स पता क्या होते हैं? ये इंडिया में उतना बड़ा ये रीजन नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है आपकी जैसी जो रिवर है या स्ट्रीम्स हैं, यहाँ पर ना आपकी आइस ब्लॉकेज की तरह काम कर देती है। अब आइस ने पानी को ब्लॉक कर दिया, उस वजह से क्या हुआ, आपके आसपास के एरिया फ्लड हो गए। इंडिया में उतना बड़ा रीजन नहीं है, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आखिरी पॉइंट के ऊपर हमें सबसे अच्छे से डिस्कशन करना पड़ेगा, दैट इज विद रिगार्ड्स टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक जब भी वर्ड आएगा, इसको हम रिलेट करेंगे ह्यूमंस के साथ। कोई भी ऐसा काम जो ह्यूमंस ने किया है जो फ्लडिंग कॉज करता है, वो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के अंदर आएगा। आप पूछेंगे ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखो काफी बार ना हम पेड़ों को काटते हैं, राइट। अब जब हम पेड़ों को काटेंगे तो जो आपकी जमीन है, राइट, जिसके पास पोटेंशियल था पानी को अब्सॉर्ब करने का, अब वो पानी को अब्सॉर्ब करने का पोटेंशियल कम हो गया, जिसकी वजह से फ्लडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत सारे इस तरह से आपके नेचुरल एक्विफायर्स होते हैं, आपके वेटलैंड्स होते हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। हमें अर्बनाइजेशन की वजह से, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम ज़मीनों को काटते रहते हैं, पेड़ों को काटते रहते हैं, जिस वजह से ये सारा इशू आता है। हम लैंड यूज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते, प्लस एट द सेम टाइम आपका जो क्लाइमेट चेंज के अंदर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतने मैसिव लेवल के ऊपर, एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे, ये सारे भी कारण बनते हैं आपके फ्लडिंग के। डू यू अंडरस्टैंड? तो डेफिनेटली आप कॉजेज ऑफ फ्लडिंग को आप नेचुरल के अंदर और एंथ्रोपोजेनिक के अंदर आप इनको बांट सकते हो। नेचुरल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, 4-5 फैक्टर उसके अंदर आप बता सकते हो, एंड बाकी जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं आप उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो इन जनरल बात होगी कि इंडिया में या पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे फ्लड्स आते हैं, वो तो हमने समझ लिया, पर आप ये बताओ कि बिहार में क्या कारण होते हैं, कि बिहार में इतनी ज्यादा फ्लडिंग क्यों होती है? देखो बिहार में फ्लडिंग के ना दो मुख्य कारण है, बाकी पिछले वाले भी कारण है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं, पर जो दो मुख्य कारण है, वो पहला कारण है आपका बिहार की ज्योग्राफी, एंड दूसरा आपका मुख्य कारण है इम्प्रॉपर सोल्यूशन। मैं दोनों आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द रीजंस। देखो यहाँ पर आपके सामने ना बिहार का आप मैप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये नदन साइड के अंदर आपको ज्यादातर आपको फ्लडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर आप स्टेट, जो बिहार स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उसने पता क्या किया है, उसने फ्लड्स को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला कैटेगरी है आपका फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स पता क्यों होते हैं? ये होते हैं नेपाल की वजह से। नेपाल में मान लो बहुत बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर बारिश हुई, और जब ये बारिश बहुत ही कम समय के अंदर होती है, नॉर्मली हम मानते हैं 8 घंटा। 8 घंटा किस चीज का? कि आपका फोरकास्ट से लेकर जब आपने प्रेडिक्ट किया कि बारिश होने वाली है एंड एक्चुअल में फ्लड आ गया, तो अगर ये टाइम बहुत ही कम है, 8 घंटे से कम है, पानी बहुत तेजी से आ चुका है एंड कहीं ना कहीं बहुत तेजी से जाता भी है, उनको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी हमारी होती है रिवर फ्लड्स। यहाँ पर जो लीड टाइम यही था कि फोरकास्ट से लेकर फ्लड के बीच का टाइम, अगर ये 24 घंटे के आसपास होता है तो उसको हम बोलते हैं आपका रिवर फ्लड्स। तीसरा आपका देखने को मिलता है ड्रेनेज कंजेशन इन रिवर फ्लड्स। यहाँ पर लीड टाइम थोड़ा ज्यादा होता है एंड ये पूरा का पूरा जो मॉनसून वाला टाइम है ना, ये उसको कॉरस्पॉन्ड करता है, लगभग 3 महीने का जो पीरियड पूरा रहता है। एंड चौथा आपका रहता है परमानेंट वाटर लॉक्ड एरिया। अब इन चारों क्लासेस की वजह से ही हमें यहाँ पे फ्लड्स देखने को मिल जाते हैं कि किस किस तरह से। थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों को हिमालयस के बारे में पता होगा, राइट? ये आपका हिमालयन रीजन आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे। अब बिहार के अंदर फ्लडिंग का कारण यही है कि जब हम बात करते हैं ना हिमालयास की, तो आप जानते होंगे हिमालयास आपके यंग माउंटेन रेंज है। बिल्कुल ठीक बात है। यंग माउंटेन रेंज होने की वजह से यहाँ पर जो सॉइल है वो आपको लूज सॉइल देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर बहुत सारी नदियां भी हैं, जैसे आप यहाँ पे कोसी नदी, कमला नदी, बागमती नदी, इस तरह बहुत सारे आपको यहाँ पे रिवर्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो रिवर्स है ना, यहाँ पर आपको बहुत मैसिव लेवल के ऊपर आपको सेडिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। जब
बारिश बहुत ज्यादा होगी तो इन नदियों के अंदर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो पानी जो होगा वो अपने बैंक से बाहर जाने लगेगा, एंड जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें फ्लडिंग देखने को मिल जाती है। ये एक मैसिव कारण बनता है यहाँ पर इतना ज्यादा फ्लडिंग का। आप लोग कोसी के बारे में जानते भी होंगे, कोसी को ना सौरो ऑफ बिहार, ठीक है ना, बंगाल का दुख के नाम से भी जाना जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा जो फ्लडिंग होती है उसके पीछे एक मुख्य कारण यही बनता है। तो ये तीन जो टॉप के रीजन है ना, फ्लैश फ्लड्स हो गया, रिवर फ्लड्स हो गया, ड्रेन कंजेशन हो गया, ये इसी कारणों की वजह से है। अब आप पूछेंगे सर चौथा फिर क्यों है, परमानेंट वाटर लॉक्ड एरिया, ये क्यों होता है? ये देखो यहाँ पर ना बिहार की ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट में आती है। यहाँ पर आप लोग ना सॉसर शेप के बारे में जानते होंगे। देखो सॉसर आपने देखा होगा, सॉसर शेप कैसी होती है, कुछ ऐसी शेप होती है, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे सॉसर में जो बीच वाला एरिया है वो बाकी एरिया से थोड़ा नीचे की तरफ होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पानी यहाँ पे आया तो कहा सारा पानी कहाँ इकट्ठा होगा? आप बोलोगे सर जो नीचे वाला हिस्सा है वहीं इकट्ठा होगा, जैसे सॉसर में बीच में ही सारी चीजें होती है ना, क्योंकि वो डीप ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं चुआर्स, CHAURS। अब बिहार के काफी सारे एरियाज के अंदर जो ज्योग्राफी है ना वो इसी तरह की है, ये एक तरह के इस तरह से डिप्रेशन फॉर्म होते हैं। ये डिप्रेशन ही आपके क्या कॉज करते हैं, फ्लडिंग कॉज करते हैं। इस जगह पानी पूरा का पूरा भर जाएगा। एंड साथ ही साथ ना ये चुआर्स बनते क्यों है, क्योंकि देखो समय समय के ऊपर ये जो रिवर्स है ना अपने रास्ते को बदलती रहती हैं, अपने कोर्स को चेंज करती रहती हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस वजह से इस तरह से इसकी ज्योग्राफी बन जाती है। तो ये सारे मुख्य कारण बनते हैं यहाँ पर बिहार के अंदर यहाँ पे जो फ्लड्स आ रहे हैं। ये हो गया पहला मुद्दा जो बिहार की ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट में था। अब आप पूछेंगे सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, चारों टाइप्स भी हमें समझ आ गई, एंड क्या क्या रीजन थे वो भी समझ आ गए। अब हमें आप सेकंड पार्ट भी बता दीजिए कि ये इम्प्रॉपर सोल्यूशन का मतलब क्या है। देखो बिहार के अंदर ना फ्लड्स आते ही रहे हैं तो हमने कुछ सोल्यूशन अडॉप्ट किए, और ये कोई नए सोल्यूशन नहीं है। हम सोल्यूशन 1950 से ही हम सोच रहे हैं कि कैसे बिहार के अंदर फ्लड्स रोके जाएं। एंड एक जो सोल्यूशन उस समय सोचा गया वो था एम्बैंकमेंट्स का। एम्बैंकमेंट्स, आप पूछेंगे सर एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं? देखो एम्बैंकमेंट्स ना आप जैसे पिक्चर में सामने नोटिस भी कर पा रहे होंगे, एम्बैंकमेंट्स के माध्यम से ना आपका जो रिवर होता है उसको हम यहाँ पे उसके एरियाज को बांधने की कोशिश करते हैं। समझना, जैसे मान लो ये आपकी नदी है, ठीक है, अब यहाँ पर आपने एम्बैंकमेंट्स के माध्यम से ना इसके कोर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी। कोशिश तो आपको यही थी कि आप क्या करो, एम्बैंकमेंट्स के माध्यम से आपने कोर्स को कम करने की कोशिश करी ताकि वो फ्लड्स में कॉज ना हो। पर उल्टा ये लंबे समय के अंदर ना एक नई प्रॉब्लम की तरह सामने खड़ा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नीचे वाला रीजन है ये वाला, यहाँ पर हो गया सेडिमेंटेशन। समय समय के साथ सेडिमेंटेशन हो जाता है। हमने यहाँ पर आर्टिफिशियली एम्बैंकमेंट बना दिए थे, बिल्कुल ठीक बात है। पर हमने ये जो नेचुरल फ्लो था इस रिवर का उसको हमने नैरो किया फ्लड रोकने के लिए। पर आप जानते हो जब सेडिमेंटेशन हो गया तो उसकी वजह से पानी को स्टोरेज करने की यहाँ पे जो पानी हो सकता था वो कम हो गया, उतना कैपेसिटी अब नहीं रहेगी क्योंकि नीचे तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो चुका है। तो वो अपने एम्बैंकमेंट्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, एम्बैंकमेंट्स को तोड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि नीचे सेडिमेंटेशन है, तो उससे पानी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उससे फ्लडिंग और ज्यादा होने लग जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एम्बैंकमेंट जिसको सोचा गया था कि आप अपने रिवर के कोर्स को यहाँ पे नैरो करोगे, एक तरह से फ्लडिंग को प्रोटेक्ट करोगे, इसका उल्टा ही नुकसान हमें यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि सेडिमेंटेशन के पास कोई जगह ही नहीं बची जाने की। तो रिवर का जो बेड है वो बढ़ता रहा एंड अकॉर्डिंगली फ्लडिंग ज्यादा होती रही। तो पिछले कई सालों में फ्लडिंग हमें ज्यादा इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है। तो एम्बैंकमेंट क्या हुआ, एक इम्प्रॉपर सोल्यूशन हुआ। सोल्यूशन अच्छा था, सोचा हमारी अच्छी थी, सोच सही थी, पर उसने कहीं ना कहीं उल्टा ही हमारे यहाँ पे फ्लडिंग कॉज कर दी। तो ये सब रीजन हमें देखने को मिलते हैं बिहार के अंदर फ्लडिंग के। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने प्रॉब्लम्स बता दी, कोई सोल्यूशन है इसका? देखो बिल्कुल, एनडीएमए के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं फ्लडिंग को यहाँ पर किस तरह से हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एंड ये सारी मैं आपको गाइडलाइंस थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली जो चीज है दैट इज विद रिगार्ड्स टू ईडब्ल्यूएस, यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम। यहाँ पर एनडीएमए ने बोला है कि हमें ना फ्लड वल्नरेबिलिटी मैप्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे ताकि हमें पता तो लगे यार कि कौन से एरिया के अंदर कितना ज्यादा फ्लडिंग के चांसेस है, ठीक है, कहाँ पर हमें क्या हमारे पास प्रॉपर मेजर्स हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर होंगे तो हमें फोरकास्टिंग के अंदर यहाँ पे मदद मिलेगी, और हमने एक आइडिया मिल गया कि हाँ यार यहाँ पे फ्लडिंग होने वाली है, फिर उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखो फ्लडिंग सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है। फ्लडिंग जब आपको कंट्रोल करनी है तो आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी देश जो हैं उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा बात करी गई है कि जो भी हाइड्रोमीटोलॉजिकल डेटा होगा ना वो हम नेपाल से, भूटान से, चाइना से, यहाँ से हम कलेक्ट करते रहेंगे।
जब यहाँ से रियल टाइम बेसिस के ऊपर हमारे पास डेटा आता रहेगा, उस डेटा की मदद से हम यहाँ पर एक्शंस ले पाएंगे, कहाँ पर हमारी कितनी फ्लड प्रिपेयर्डनेस है। इसके अलावा एनडीएमए ने बात करी है जोनिंग, मैपिंग एंड क्लासिफिकेशन की। ये बात करता है आपके लार्ज स्केल हैजार्ड मैप्स कंस्ट्रक्ट करने की। इस तरह के मैप्स हमारे सामने होंगे फ्लड प्लेन्स के रिगार्डिंग, तो अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे जोनिंग रेगुलेशंस लगा पाएंगे। इसके साथ ही साथ हमारे पास एंटिटी है सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करे, ताकि जो भी हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज आए उनके बेसिस के ऊपर हम देख पाएं कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा सेडिमेंटेशन है, कहाँ पर डीसिल्टिंग की जरूरत है, कहाँ पर कैसी स्टडीज के साथ माध्यम से हम यहाँ पे मदद मिल सकती है। इसके अलावा एनडीएमए की बात करें तो यहाँ पर बात होती है वार्निंग सिस्टम की। वार्निंग सिस्टम का मीनिंग क्या है कि जो भी आपकी वार्निंग्स है वो लोगों तक हम पहुंचा पाए। एक्चुअल में बिना कम्युनिकेशन के आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप फ्लडिंग को रोक पाओगे। तो जरूरत ये है कि लास्ट माइल तक कम्युनिकेशन पहुंचे एंड डिफरेंट डिफरेंट मीडिया माध्यम से हम यहाँ तक लोगों तक अपना डेटा पहुंचा पाए कि आपके एरिया में यहाँ पे फ्लडिंग होने वाली है। लोगों तक डेटा पहुंचेगा, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, उसके माध्यम से ही हम उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंदर आपके एम्बैंकमेंट्स भी आ जाते हैं। देखो एम्बैंकमेंट्स के अपने फायदे भी थे, बट ऑन द अदर हैंड कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हमने बिहार के केस में देखा। इसके अलावा फ्लड वॉल्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना, आपके कोस्टल स्टेट्स के लिए अलग प्लानिंग होगा। जो आपके डैम सेफ्टी मेजर्स हमें वो यहाँ पे लेने चाहिए। रिवर्स को हमें यहाँ पे डीसिल्टिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि हजार्ड रेजिस्टेंट हो, फ्लड्स को भी यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सह पाए। ऐसा ना हो कि फ्लड्स आए और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खत्म हो जाए। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन या जो सारे गाइडलाइंस हैं ये एनडीएमए के द्वारा बताई गई हैं। इसके अलावा हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं गंगा रिवर की, अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो इन रिवर्स के अंदर हमें बहुत सारे फ्लडिंग देखने को मिलती है। जो गंगा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड है, उसी तरह से हमारे पास ब्रह्मपुत्र बोर्ड है। इन एजेंसीज के बीच में हम चाहते हैं कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो। हम चाहते हैं कि हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज है और स्टेट एजेंसीज हैं, आपस में उनमें कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो। अगर ये मेजर्स होंगे ना, तो डेफिनेटली हमारे जो स्टेप्स ले रहे हैं उनमें कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा। एंड ये चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ एनडीएमए बात करता है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की। यहाँ पर आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल, इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका रोल जो बढ़ जाता है वो इंक्रीज आ जाता है विद रिगार्ड्स टू आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जो एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, आपके युवाओं का और आपके जो डिफरेंट डिफरेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या रोल होना चाहिए, ये सारी बातें कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर एनडीएमए के द्वारा बताई गई हैं। तो डेफिनेटली ये गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करेंगे, वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे पास कुछ अच्छे सोल्यूशन आ पाएंगे। डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आप इनमें से कोई 5 पॉइंटर्स लिख पाओगे, इतना तो 8 पॉइंटर्स लिखने की स्पेस नहीं होती, बट फिर भी ये सारे बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, एनडीएमए की डायरेक्ट गाइडलाइंस हैं। इवन एनडीएमए ने मॉक ड्रिल्स हो गया, एनडीएमए ने मॉक एक्सरसाइज करने की भी बात करी है कि अगर समय समय के ऊपर मॉक ड्रिल्स होती रहेंगी तो हम अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा आप जो एनडीएमए के द्वारा जो प्रिपेयर्डनेस कैसी है, आपका किस तरह से आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, कि आप रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, वो डायग्राम भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अब पिछले कुछ सालों में ना जो मुद्दा इंक्रीज हुआ है वो है आपका अर्बन फ्लडिंग का। अर्बन एरियाज के अंदर हमें ना फ्लडिंग पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो हैदराबाद के अंदर जो फ्लड्स आए 2020 के अंदर। इसके अलावा अगर आप दिल्ली के अंदर भी इनफैक्ट कई सालों में फ्लड्स आए हैं, चेन्नई के अंदर यहाँ पे हमें फ्लडिंग देखने को मिली है, मुंबई के अंदर 2005 की तो फ्लडिंग देखो कौन ही भूल सकता है। इसके अलावा इवन केरला के अंदर आपको फ्लड्स देखने को मिले। तो अर्बन फ्लडिंग के केसेस पिछले कई सालों में हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यूपीएससी का ध्यान भी ना थोड़ा अर्बन फ्लडिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है। देखो अर्बन फ्लडिंग में भी नेचुरल फैक्टर्स का रोल है, इसमें से कोई डिनाई नहीं कर सकता। चाहे आप बात कर लो उसमें एक्सेसिव रेनफॉल की, बात कर लो आप साइक्लोन्स की बात कर लो, आप स्टॉर्म्स की बात कर लो, आप बाकी और फैक्टर्स की बात कर सकते हो जो हमने नेचुरल फैक्टर्स डिस्कस करे। पर जब हम अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो इसके साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मेन जो रोल है ना यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का, वो आपके एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स का ही है। तो आपको ये फैक्टर्स बहुत अच्छे समझने होंगे अर्बन फ्लडिंग को डिस्कस करते समय। पहली जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है आपका लैंड यूज चेंज। मैं आपको ना ये एग्जांपल देता हूँ हैदराबाद का।
हैदराबाद के अंदर मैंने आपको बताया 2020 के अंदर हमें फ्लड्स देखने को मिले। पहले कभी ऐसा होता नहीं था हैदराबाद के अंदर कोई खास ऐसे फ्लडिंग वाली चीज, पर पिछले कुछ टाइम में आप नोटिस करोगे ये फ्लडिंग हैदराबाद में देखने को मिली। एक्चुअल में ना आज से अगर आप 100 साल पहले जाओ तो हैदराबाद में ना बहुत सारी लेक्स थी। ऐसा बताया जाता है कि आज से 100 साल पहले हैदराबाद में 400 के आसपास लेक थी। अभी ये जो लेक का नंबर है ये 170 से भी नीचे आ चुका है। तो हुआ क्या है, आपने ना लैंड यूज चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिला। समझे इस बात को, जो आपके लेक्स थी आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने अर्बन एरियाज के अंदर आपका और इश्यूज आपने कर दिए, तो उस वजह से ये एक पहला एग्जाम्पल हो जाता है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अनप्लैन्ड अर्बन सेटलमेंट की, देखो हमारे यहाँ पे बात ये करी जाती है कि ना आपके जो अर्बन एरियाज हैं उनके पास एक सिटी मास्टर प्लान होना चाहिए कि कैसे आप चीजों को मैनेज कर पाओगे। पर नीति आयोग ने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे 65% अर्बन सेटलमेंट्स ऐसी हैं जिनके पास सिटी मास्टर प्लान ही नहीं है। तो कैसे हम इस तरह के अर्बन फ्लडिंग को रोक पाएंगे? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो वाटर रिलीज फॉर डैम। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये है आपके सामने सरदार सरोवर डैम, राइट। अब हुआ क्या, सरदार सरोवर डैम के अंदर अचानक से यहां से पानी रिलीज कर दिया गया था 2023 के अंदर, सडन रिलीज, और बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। इससे आपके जो नीचे जो आपके शहर थे, जैसे आप गुजरात के अंदर जो भरूच डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर फ्लड्स हमें देखने को मिले 2023 के अंदर। क्यों? क्योंकि डैम से जो पानी रिलीज किया गया वो सही ढंग से नहीं किया गया, एक्सेसिव वाटर रिलीज कर दिया गया और सडनली, बिना कोई ज्यादा यहाँ पर उनको बताए हुए। तो अगर इस तरह से डैम से बहुत तेजी से पानी रिलीज होगा, उससे डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अनप्लैन्ड टूरिज्म एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है, ये जो आपके सामने आप फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो आपकी केरला की है। केरला के अंदर आपको एक लेक देखने को मिलती है, अष्टामुडी लेक, बहुत ही पॉपुलर लेक है ये, राइट। अब हो क्या रहा है, टूरिज्म हमारे हाथ में है ही नहीं, अनप्लैन टूरिज्म हम यहाँ पे हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं। इस तरह से देखो कूड़ा करकट हर जगह यहाँ पे फंसा हुआ है। तो ये जब इस तरह की दिक्कतें आएंगी तो उससे फ्लड रिस्क क्या होगा, वो बढ़ेगा ही। वेस्ट का डिस्पोजल ढंग से हो नहीं रहा, वाटर का कहाँ पे जाएगा वो ढंग से नहीं हो रहा, तो वाटर बॉडीज इस तरह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, अनप्लैन टूरिज्म है, हेल्थ हजार्ड ऊपर से और बढ़ जाते हैं और फ्लड रिस्क को बढ़ता ही बढ़ता है। तो आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कैसा है, क्या आपका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, वो भी बहुत चीज डिटरमिन करता है। अरे आप और छोड़ो यार, मैं दिल्ली में रहता हूँ, हम लोग ना गुरुग्राम को देखते हैं, गुरुग्राम बिल्कुल पास में है यहाँ पे। गुरुग्राम के अंदर यहाँ पे बहुत सारे आपके फ्लडिंग हो जाती है, क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ढंग का नहीं है वहाँ पे। कभी जाके देखना आप मानसून के टाइम के ऊपर। तो जब तक इस तरह से प्लानिंग नहीं होगी ना, तो तब तक ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। डू यू अंडरस्टैंड? और आप नोटिस कर पा रहे हो, मैं हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपको भी अपने मेंस के आंसर्स के अंदर इस तरह से एग्जांपल, डेटा, मैप्स के साथ इसका आंसर लिखना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, दैट इज अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट, और ये आपको चेन्नई और बाकी और रीजन में देखने को मिल जाएगा। इसको समझो कि व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड। देखो दरअसल में क्या होता है ना, आप नोटिस करो कि मान लो ये वाला जो एरिया है ये आपका अर्बन एरिया है, और अर्बन एरिया में क्या होता है, अर्बन एरिया के अंदर होता है कंक्रीटाइजेशन। यहाँ पर हर चीज कंक्रीट की बनी हुई है, कोई ग्रीन स्पेस पेड़ पौधे है ही नहीं। तो होता ऐसा है कि आसपास के एरियाज, मान लो कुछ गांव वाला क्षेत्र है, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, जैसे मान लो 30 डिग्री के आसपास है। अब ये जो अर्बन एरिया है जहां पर आपने कंक्रीट का सब कुछ बना दिया, कोई पार्क नहीं, कोई कुछ नहीं, ग्रीन स्पेस नहीं है, वहां पर भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना। ये होता है अर्बन हीट आइलैंड, और आप इसको हर शहर में देख पाओगे। जैसे आप ना एक शहर के थोड़ा सा दूर जाते हो, 15-20-50 किलोमीटर दूर जाते हो, आपको फील होता है यार यहाँ पे टेम्परेचर कम है। पता है क्यों? क्योंकि बाहर वाले क्षेत्रों के अंदर अच्छे खासे पेड़ होते हैं आपके, और इस एरिया के अंदर कोई पेड़ ही नहीं है, कोई आपका ग्रीन पार्क ही नहीं है, राइट। तो ये अर्बन हीट आइलैंड जो इफेक्ट है ना, ये भी आपका कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन फ्लडिंग। बाकी इसके अलावा और अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहो, ठीक है, कंक्रीटाइजेशन मैंने पुणे का भी एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अलावा इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज, एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे आपका रिवर सैंड हो गया, राइट, या फिर आप सॉइल इरोजन के अंदर ही कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ ही साथ आपके जो कावेरी रिवर जैसे है, तो जो पानी का वहां पे कितना वो पानी को रिटेन कर सकती है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। आपके बहुत सारे नेचुरल एक्वाफायर्स हो गया, आपके वेटलैंड्स हो गया, हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसामंद लेक है जोधपुर के अंदर, कावेरी रिवर का मैंने आपको बताया पानी की रिटेंशन कैपेसिटी कम हो रही है। तो ये सब इलीगल तरह से जो चीजें हो रही है ना, ये आपके ग्रीन स्पेसेस को खत्म कर रही हैं, और ग्रीन स्पेसेस खत्म होती रहेंगी तो नेचुरल एक्वाफायर्स खत्म हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली वहां पे फ्लडिंग तो होगी ही होगी। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देने, आप बैंगलोर का एग्जांपल दे सकते हो, आपको मैंने और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। प्लीज मेंशन दोज एग्जांपल्स, प्लीज मेंशन दोज कीवर्ड्स, ताकि आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला पाओ।
अब आप बोलोगे सर समस्याएं डिस्कस कर ली, एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, क्या कोई तरीका है कि दुनिया भर में कोई अच्छी चीजें हो रही हैं जो हमें मदद करेंगी? द आंसर इज यस। हमें बाकी देशों से हम काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सीख सकते हैं कोपनहेगन डेनमार्क से। ये आपके सामने जो फोटो है ना, ये डेनमार्क के कोपनहेगन की है। यहाँ पर भी बहुत सारे फ्लडिंग के इश्यूज आते थे, पर इस सिटी के अंदर अब आज के समय के ऊपर फ्लडिंग के इश्यूज कम हो गए हैं। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरह के ना बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस यहाँ पे सिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। यहाँ पर अर्बन डिजाइन के अंदर इंश्योर किया गया है कि रेन गार्डन्स यहाँ पे हों ही हों, ताकि जो स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है उसको हम यहाँ पे खत्म कर पाए, पानी की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाए। तो कोपेनहेगन डेनमार्क से भी हम यहाँ पे इन चीजों को सीख सकते हैं। आप लोगों ने ना स्पॉन्ज देखी होगी, स्पॉन्ज समझते हो? जैसे ये स्पॉन्ज है आपके सामने, अब ये क्या कर पा रही है, ये पानी को अपने पास रख लेती है इस तरह से स्पॉन्ज। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट यहीं से हमें निकल के आता है, वो है आपका स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट। और चाइना इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अब आप पूछेंगे सर ये स्पॉन्ज सिटी से या स्पॉन्ज से हम कैसे ये चीज इंश्योर कर पाएंगे? देखो जैसे अब ना होता दरअसल में ये है, स्पॉन्ज सिटी के अंदर क्या होता है, किस तरह से आप चीजों को स्टोरेज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है, स्पॉन्ज के अंदर यही होता है। तो स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि यहाँ पर हम ट्रीज लगाएं, हम लेक्स बनाएं, हम पार्क्स बनाएं, ताकि एक तरह से ना वाटर को मैनेज कर पाए। स्पॉन्ज सिटी के माध्यम से ना वहां पर ड्रॉट्स भी नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि आपके जो सॉइल होती है उसने कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर कर लिया। जैसे आप नोटिस कर पाओगे ना, यहाँ पर आपका पानी स्टोरेज है, यहाँ पर आपका पानी स्टोरेज हो चुका है, प्यूरिफाइड आपका ये वाटर है। तो अगर आप ज्यादा पार्क लगाते हो, ट्रीज लगाते हो, ग्रीनरी लगाते हो, आप अपने ड्रेनेज सिस्टम को आप इंप्रूव करते हो, कहीं ना कहीं जो आपके पैदल चलने वाली जो साइड वॉक्स होती हैं वहां पर आप प्लांट्स लगा देते हो। आप अपने छतों, घर की छत के ऊपर अगर आप कंक्रीट ना लगा के वहां पर अपना ग्रास लगाते हो तो वो भी मदद करता है। प्लस एट द सेम टाइम जो घरों की बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स में आप जो कलर यूज करते हो वो लाइट कलर्स इस्तेमाल करते हो, राइट? आप पेव्ड सरफेस का इस्तेमाल नहीं करते, आप अब्सॉर्बेंट सॉइल्स का यूज करते हो। इनके माध्यम से क्या होता है ना, जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है। इसी को बोला जाता है स्पॉन्ज सिटी। इवन जो चेन्नई है ना, उसको भी हम यहाँ पे स्पॉन्ज सिटी की तरह यहाँ पे बना रहे हैं। चाइना से हमने ये चीज सीखी हुई है। आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारी चाइना की सिटीज को इससे फायदा हुआ है। तो डेफिनेटली हम ये स्पॉन्ज सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये चाइना से हम सीख सकते हैं, और वो सीख भी रहे हैं। इनफैक्ट हम अपने यहाँ पर भी ये चीज लगा रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं दोस्तों नीदरलैंड्स की, तो नीदरलैंड्स का आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो। नीदरलैंड्स के अंदर ना आपको अलग अलग शहरों के अंदर बहुत सारे इस तरह के वाटर स्टोरेज पॉन्ड्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये वाटर स्टोरेज पॉन्ड्स की वजह से ही जो पानी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो यहाँ पे डबल हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके जो नीदरलैंड के लोग हैं, जो डच लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा मदद मिली है यहाँ पर पानी को मैनेज करने के लिए, अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए। तो ये थे आज के हमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिस जो हमें सीखने थे। ध्यान रखना जब भी आप कोई भी टॉपिक पकड़ो, चलो आज तो हमें फ्लडिंग पढ़ा, पर आपको उसके हर चीज पता होनी चाहिए। आपको उसका डेटा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कितने इश्यूज हैं, थोड़ा सा आपको डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम क्या उसके कॉजेस होते हैं, क्या उसके सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एनडीए में गाइडलाइंस क्या कहती हैं, और दुनिया भर में क्या क्या उसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं। अगर ये कुछ एक फैक्टर्स आपने पढ़ लिए ना, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मेंस के अंदर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हो। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।